हेलो, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस। आज है 21 ऑफ जनवरी 2024 एंड वी आर बैक विद आवर डेली इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस। इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस एक हमारी एडुकेशियस की एक इनिशिएटिव है जिसके तहत हम जो भी यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, पीसीएस, सेबी, आरबीआई या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कैंडिडेट्स रहते हैं जिनको इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज अफेयर्स के अंदर इंटरेस्ट रहता है, अलोंग विद दैट जो अर्थ जगत की खबरों से रूबरू रहना चाहते हैं आम सिटीजन्स, उन लोगों के लिए हमारे एजुकेशियस का एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस। आज सैटरडे है बट आज भी हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो ओपन है और आज भी ट्रेडिंग हो रही है क्योंकि 22 को राम टेम्पल के आयोजन के उपलक्ष्य में मार्केट्स क्लोज रहेंगी। इसी को ध्यान रखते हुए आज सैटरडे को मार्केट ओपन की गई है। लेट्स स्टार्ट विद होटल सेट टेबल फॉर द बिग फैट इंडियन वेडिंग। आपने देखा है कि लास्ट मंथ जो मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि हम अपना बहुत ज्यादा रिवेन्यूज फॉरेन में डेस्टिनेशन वेडिंग करके हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको बहुत ज्यादा डिप्लीट करते हैं। हम हमारे जो इंडिया का पैसा है बाहर देशों के अंदर बहुत ज्यादा यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग। तो उन्होंने इस बात में एक कैंपेन चलाई थी वेड इन इंडिया। तो कि चाहे आप एनआरआईज हो, बाहर के हो या फिर इंडियंस हो, तो वेड इन इंडिया एक कैंपेन चलाई गई थी कि आप शादियां जो कर रहे हो इंडिया के अंदर ही अलग अलग डेस्टिनेशंस पे आप कर सकते हो, सो दैट जो वेडिंग इकोनॉमी है वो भी बूस्ट हो और इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीट ना हो। तो इसी के मद्देनजर अभी आने वाले वेडिंग सीजन के लिए जो होटल चेन है, जैसे कि टाटा की जो ग्रुप है IHCL, इंडियन होटल कंपनीज लिमिटेड, सिमिलरली रेडिसन ग्रुप है, इन्होंने एक डेडिकेटेड लगा लीजिए, इन्होंने डेडिकेटेड वेडिंग कॉन्सेप्ट्स, दे आर बिल्डिंग डेडिकेटेड वेडिंग कॉन्सेप्ट टू ब्रिंग ऑल फैसेट्स ऑफ सर्विस अंडर वन रूफ। तो ये सिमिलर टू डेस्टिनेशन वेडिंग की तरह होगा जहां पे हर वेडिंग से रिलेटेड हर तैयारी आपको विद इन वन रूफ मिलेगी। तो टाटा होटल्स भी अभी ऐसी डाइवर्स नीड्स को कैटर करने के लिए अभी इस प्रोसेस में है। सिमिलरली रेडिसन और हिल्टन ने अपनी एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम दिया गया है वेडिंग डायरीज बाय हिल्टन। हिल्टन प्लान टू पर्सनलाइज द एक्सपीरियंस विद सेलिब्रिटी शेफ्स एंड क्यूरेटेड सस्टेनेबल वेडिंग एम्ड एट रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट इन द कंट्री। सो इस तरह के जो बड़ी बड़ी 5 स्टार चेन्स है ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लेके आ रही हैं। सो इंडियंस की जो वेडिंग डिमांड है उनको कैटर किया जा सके और हमारा फॉरेन एक्सचेंज डिप्लीट ना हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज Q3 नेट प्रॉफिट अप बाय 11% टू 19,641 करोड़। बात करें मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, तो उनकी जो Q3 का जो अभी रिवेन्यू के फिगर्स आए हैं उसके हिसाब से 11% इंक्रीज है इन दी कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट फॉर दी क्वार्टर एंडिंग ऑन दिसंबर। सो बेसिकली ये किस किस सेक्टर में ज्यादा प्रॉफिट हुआ है? सपोर्टेड बाय टेलीकॉम, क्योंकि रिलायंस ही है, जियो ही है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ISP को इतनी फास्टेस्ट वे में रोल आउट किया है। सो रिटेल, ऑयल, गैस बिजनेस, तो ये सब इनकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़ा है एंड देयर इज एन 11% increase in the Q3 profit. Net profit rose to 19,641 crore from the 17,706 crore in the last year. Revenues also went up 3.2% from 2.40 lakh crore to 2.48 lakh crore. तो revenue में भी increase हुआ है और along with that profit में भी increase हुआ है। Reliance has delivered yet another quarter of robust opening and financial performance। ये मैनेजिंग डायरेक्टर जो मुकेश अंबानी ने बोला कि रिलायंस ने प्रॉमिसिंग रिजल्ट दिए हैं। एंड जियो हैज कंप्लीटेड इन इंडिया द फास्टेस्ट रोल आउट ऑफ ट्रू 5G सर्विसेज इन द एनीवेयर इन द वर्ल्ड। द रिटेल सेगमेंट हैज आल्सो डिलीवर्ड इंप्रेसिव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अलोंग विद गैस एंड ऑयल। सो ये रिलायंस के रिजल्ट आए हैं। इसके बाद रिलायंस का जो शेयर है उसने भी अच्छी अपवर्ड मूवमेंट दिखाई। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज PSBs वांट फेयर वैल्यू रूल ईज्ड फॉर रीकैप बॉन्ड्स। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने RBI को लिखा है कि हमें थोड़ी क्लैरिटी दीजिए रिलेटेड टू रीकैपिटलाइजेशन बॉन्ड। रीकैपिटलाइजेशन बॉन्ड इश्यूड, तो रीकैपिटलाइजेशन बॉन्ड क्या होते हैं ये देखते हैं। रीकैपिटलाइजेशन बॉन्ड बेसिकली जब
किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं या फिर जिसको हम स्ट्रेस्ड एसेट बोलते हैं, स्ट्रेस्ड एसेट बहुत ज्यादा हो जाते हैं और वो एक बैंक क्रैश होने की स्थिति में हो जाता है, तो उसको बनाए रखने के लिए, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रैश ना हो जाए, इसको बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उनको रिकैपिटलाइज करती है, उनको बॉन्ड्स के थ्रू रिकैपिटलाइजेशन करती है, उनको मनी पैसा देती है सो दैट वो अपना बैंकिंग ऑपरेशंस कंटिन्यू रखें और ये बहुत ज्यादा बड़े नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से वो इंस्टीट्यूशन कोलैप्स ना कर जाए। तो दिस इज नोन एज रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स। तो ये सारा प्रोसेस होता है थ्रू द इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स। तो बेसिकली गवर्नमेंट ही ये रिकैपिटलाइजेशन करती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। तो स्टेट रन बैंक्स हैव आस्क्ड द आरबीआई फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ अ रूल दैट रिक्वायर्स देम टू सेट असाइड द कैपिटल if the fair value of the recapitalization bond issued to them falls below the acquisition cost. So bank wants the clarity on this. तो जो bonds issue किए गए हैं in the form of recapitalization bond, अगर कि जो उसकी एक्विजिशन वैल्यू से वो बॉन्ड गिर जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो उसके एवज में स्टेट रन बैंक्स को कुछ कैपिटल अलग से रखना पड़ता है। दे सेट असाइड सम कैपिटल इन ल्यू ऑफ दैट फॉलन वैल्यू ऑफ द रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड। तो लेकिन कितना रखना है, क्या रखना है, इसकी क्लैरिटी अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को नहीं आई है। आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू की थी, इस एम्बिग्यूटी के चलते आरबीआई ने सितंबर 2023 के अंदर गाइडलाइंस इशू की थी कि ऑन इन्वेस्टमेंट क्लासिफिकेशन एंड दैट गो फ्रॉम 1st of April 2024 under the new rule the fair value of special securities received from the center toward recapitalization will be based on the prices and yields to maturity of union government securities similar tenure। तो इन्होंने गाइडलाइन दी थी आरबीआई ने बैंकों को कि जो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स हैं उनकी जो यील्ड होगी, कितनी उसकी इनकम रहेगी या उसकी कितनी वैल्यू रहेगी, वो इतनी ही टेन्योर के, मान लो 14 डेज बिल है, 3 मंथ की बॉन्ड्स हैं, तो इसी वैल्यू के सिमिलर गवर्नमेंट बॉन्ड्स और जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं उनके हिसाब से ही इन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स की भी वैल्यू और यील्ड तय की जाएगी। लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं हो पाई है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इसके रिगार्डिंग, क्योंकि ये एक एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, कोई पर्टिकुलर बॉन्ड नहीं बताया गया है, बस ये बोला गया है कि सिमिलर टेन्योर के कोई गवर्नमेंट बॉन्ड होंगे, उसी के हिसाब से इनकी वैल्यू भी डिसाइड की जाएगी। बट सिमिलर कौन से हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं, इट कैन लीड टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस डिपेंडिंग अपॉन द यील्ड ऑफ दोज गवर्नमेंट बॉन्ड। तो अभी क्लैरिटी मांगी है पब्लिक सेक्टर बैंक ने, सभी बैंक्स ने ऑलमोस्ट मांगी है, तो आरबीआई देखते हैं इसके ऊपर क्या क्लैरिटी देता है, बिकॉज ये 1 अप्रैल 2024 से लागू होने की तैयारी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, बाय सर्जिंग कॉस्ट ऑफ फंड बैंक्स में फ्लैट द टाइट लिक्विडिटी। जो अभी आपने देखा है कि आरबीआई ने जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसके तहत जो रेट्स है, पॉलिसी रेट्स होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इनके अंदर अभी कोई बदलाव नहीं किया है ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर। लास्ट फरवरी 2023 के अराउंड बदलाव किया गया था रेपो रेट के अंदर। उसके बाद से जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिव्यू मीटिंग हुई है उनके अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। बैंक ने अभी रिप्रेजेंटेशन दी है, बैंक्स ने, रिलेटेड टू द इश्यू ऑफ लिक्विडिटी कवरेज रेशियो बफर्स एंड हाई कॉस्ट ऑफ फंड्स। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो बेसिकली क्या होता है? LCR refers to a post global financial crisis norm that requires the bank to maintain high quality liquid asset to meet the 30 days of net fund outflows under condition of stress। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो बेसिकली ये जब क्राइसिस आया था उसके बाद की एक टर्म है, 2008 ग्लोबल क्राइसिस के बाद की एक टर्म है जो कॉइन की गई थी। इसके तहत क्या होता है कि जो भी बैंक्स होते हैं उनको हाई क्वालिटी के जो लिक्विड एसेट्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, तो दीज आर हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स जिसको हम किसी भी टाइम लिक्विफाई कर सकते हैं। तो ऐसे एसेट बैंक्स के लिए मेंटेन करना रिक्वायर्ड किया गया था, मेंटेन करना जरूरी किया गया था, सो दैट वो 30 दिन तक के फंड आउटफ्लो को मैनेज कर पाए अगर कोई स्ट्रेस्ड कंडीशन आ जाती है। तो ऐसे कैपिटल सेट असाइड करने के लिए अंडर दी LCR रेशियो
तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के अंदर ऐसे फंड्स को अलग से रखने के लिए बोला गया था, ताकि 30 दिन का अगर कहीं कोई बैंक के अंदर कोई इश्यू आता है, स्ट्रेस कंडीशन आती है, तो वो उस पैसे को यूज कर सकते हैं 30 डेज के आउटफ्लो के लिए। हाई क्वालिटी एसेट्स बेसिकली देखा गया आपने, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बफर कॉर्पस बैंक्स आर नाउ डिपिंग इनटू टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर क्रेडिट। तो अभी ये जो हाई क्वालिटी एसेट्स हैं ये डिप्लीट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग दिस लोन्स एंड ऑल्सो ये बढ़ती जा रही है। जो लिक्विडिटी डेफिसिट है बैंक के अंदर, व्हाट इज लिक्विडिटी डेफिसिट? लिक्विडिटी डेफिसिट बेसिकली क्या होता है? लिक्विडिटी डेफिसिट ये होता है कि बैंकों को अपना फंड्स देने में, लोन्स देने में, ठीक है, तो लिक्विडिटी की जरूरत ज्यादा है जबकि इनकमिंग कम है। मतलब जो फंड्स का आउटफ्लो ज्यादा है, फंड्स का इनफ्लो कम है, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी डेफिसिट, की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और इनकमिंग कम है। तो बैंक टोटल बैंकिंग सिस्टम में 2.14 लाख करोड़ का लिक्विडिटी डेफिसिट है। हमें 2.14 लाख करोड़ बैंक के लिए अगर को रिक्वायरमेंट है फंड्स की बैंकिंग सेक्टर को, तो दिस इज लिक्विडिटी डेफिसिट। और इस लिक्विडिटी डेफिसिट होने के कारण, पिछले 5 महीने से डेफिसिट होने के कारण बैंकों की जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है, तो जो बैंक हैं क्योंकि अगर डेफिसिट है तो डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी, उनको बोरोइंग करनी पड़ेगी डेफिसिट को देखने के लिए, तो बैंकों को मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा। और मार्केट से बैंक पैसा उठा रहे हैं रेपो रेट से भी ज्यादा रुपए पे, ठीक है। आरबीआई का जो रेपो रेट है वो 6.5% है, जिसपे आरबीआई बैंक्स को लैंड करता है। लेकिन ड्यू टू लेस लिक्विडिटी एट द सेंट्रल बैंक ऑल्सो, आरबीआई के पास भी पैसा कम होने की वजह से बैंकों को इस लिक्विडिटी डेफिसिट को मीट करने के लिए, इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए बाहर से पैसा लेना पड़ता है, एंड दैट टू फॉर 6.80। तो मतलब रेपो रेट से भी ज्यादा रेट पे उठाना पड़ता है, जिसका मतलब है कि बैंकों को कॉस्ट ऑफ फंडिंग दी लोन्स ज्यादा देनी पड़ रही है और इससे स्ट्रेस हो रहे हैं बैंक, और इससे बैंकों का जो इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी अफेक्ट हो रहा है। नेशनल क्वांटम मिशन टू टेक ऑफ टुडे, जो भारत का नेशनल क्वांटम मिशन है, जो कि क्या क्या चीजों को देखेगा? क्वांटम कंप्यूटिंग को डील करेगा, क्वांटम कम्युनिकेशन को डील करेगा, क्वांटम सेंसिंग एंड मीटरोलॉजी, एज वेल एज क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस। इन सबको, इस सारे चारों डोमेन को जो एक मिशन के तहत इनको डेवलप किया जाएगा, दैट मिशन इज नोन एज नेशनल क्वांटम मिशन। तो ये आज क्वांटम मिशन की शुरुआत की जाएगी, जिसके अंदर करीबन 150 से ज्यादा रिसर्चर और 40 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन जो कि सीरियसली एंगेज्ड है क्वांटम टेक्नोलॉजीज के अंदर, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके तहत इस सारे प्रोसेस को देखने के लिए थीमेटिक हब्स बनाए जा रहे हैं। तो थीमेटिक हब्स के लिए प्रपोजल्स लगे हुए हैं, जिसको हम टी हब्स बोलेंगे। सो टी हब्स बेसिकली इट विल बी द कोर ऑफ, जो टी हब होंगे वो इस मिशन को इम्प्लीमेंटेशन करने का एक कोर हब माना जाएगा। द प्रपोजल, अभी प्रपोजल मांगे गए हैं, द प्रपोजल एक्सेप्टेड टिल March 21 एंड अ फाइनल selection for the entities these institution is expected by April to May। इसमें डिटेल नेशनल क्वांटम मिशन क्या है, हम एक डिटेल वीडियो के अंदर इसके सारे ओवरऑल पूरा डिटेल लेके आएंगे। अभी जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन दैट इट इज लॉन्चिंग today। Moving on to next, laser device of NASA spacecraft brings Chandrayaan 3's विक्रम लैंडर। नासा का एक है, नासा का स्पेसक्राफ्ट है जो कि मून के बाहर चक्कर लगा रहा था। तो फॉर द फर्स्ट टाइम एक लेजर बीम ट्रांसमिट की गई और रिफ्लेक्ट की गई। नासा के जो मूविंग स्पेसक्राफ्ट है उसने एक बीम की, जिसको रिफ्लेक्ट कर दिया हमारे विक्रम लैंडर के, जो एक हमारा जो डिवाइस है, जो कि विक्रम लैंडर हमने चंद्रयान 3 के तहत मून पे भेजा था, उसके एक डिवाइस ने उसको रिफ्लेक्ट किया, ट्रांसमिट करके रिफ्लेक्ट किया। सो ये पहला एक नासा और इसरो के द्वारा ये एक अच्छी खोज हुई है, जिसके बाद अभी मून के ऊपर डिवाइस लोकेटिंग या फिर स्पेस लोकेटिंग की इसके अंदर मदद मिलेगी। एंड द सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट ओपन्स द डोर टू अ न्यू स्टाइल ऑफ प्रिसाइसली लोकेटिंग द टारगेट्स ऑन द मून सरफेस। ये नासा ने बताया। ये लैंडर जो था ये 100 किलोमीटर दूर था साउथ मून के साउथ पोल के पास। जो नासा का लूनर मिशन है वहां से एक लेजर बीम ट्रांसमिट की गई।
After the orbiter registered a light that had bounced back from a tiny NASA retroreflector abroad, जो विक्रम लैंडर था उसके ऊपर एक नासा का टाइनी रेट्रो रिफ्लेक्टर लगाया गया है नासा ने। तो उस डिवाइस से, एक ओरियो शेप डिवाइस है, तो उस डिवाइस से जो रिफ्लेक्शन आई लेजर बीम की, उसको रिफ्लेक्ट किया गया। तो इसके बाद जिस पर्पस से नासा ने वो विक्रम लैंडर के अंदर ये एक डिवाइस लगाया था, वो पर्पस सोल्व हुआ एंड इट लेड टू अ न्यू डायमेंशन इन डिस्कवरी ऑफ more space related aspects. Moving on to next, गवर्नमेंट टू डिस्कस मार्केट एक्सेस विद ट्रेड अलाइज। अभी गवर्नमेंट हमने डिस्कस भी किया था, जो हमारे पीयूष गोयल जी कॉमर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बोला था कि मेरे को लिस्ट दीजिए जहां पे आपको परेशानी हो रही है एक्सपोर्ट में, कौन सी कंट्रीज नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा रही हैं इसके रिगार्डिंग। और अभी एक लिस्ट तैयार की जा रही है जहां पे मार्केट एक्सेस और नॉन टैरिफ बैरियर जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट को हर्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है या फिर इंक्रीज होने में दिक्कत पैदा कर रहा है, और उसको लेके फिर हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री जो भी हमारे ट्रेडिंग कंट्रीज हैं उनके साथ ये मैटर डिस्कस करेगी। The Commerce Department has begun the exercise with barriers such as registration requirement, high pesticide level, domestic standards put up by Africa and 12 Central Asian countries including Russia, and then would study the restriction imposed by the trading partner। तो नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर क्या रहते हैं, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कर देगी जो इनकमिंग कंट्री है, या फिर वो बोल देगी इसमें पेस्टिसाइड लेवल ज्यादा है। तो इट हर्ट्स बेसिकली आवर एक्सपोर्टर्स का मार्जिन को हर्ट करती है और एक्सपोर्ट इतने सीमलेसली फ्लो नहीं कर पाता। तो अभी एक लिस्ट बनाई जा रही है जिसके अंदर अफ्रीकन कंट्रीज, रशिया वगैरह, जो भी जहां जहां पे भी हमारे एक्सपोर्ट्स को लेके नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए जाते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स बेसिकली नाम से ही पता चलता है, नॉन टैरिफ बैरियर्स मतलब जो these barriers are not in the sense of duties or tariff. These are like creating hindrance by way of registration or whatever the thing is। सिर्फ ड्यूटी लगा के या ड्यूटी बढ़ा के या टैक्स लगा के इस चीज से बैरियर क्रिएट नहीं किया जाता। विदाउट यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ these tariff and duties, they are creating hindrance to our export or whatever say our export into their country, that is known as non tariff barrier। मतलब बैरियर्स तो लगा रहे हैं बट दे आर नॉट रिलेटेड विद ड्यूटीज। सो ऐसे बैरियर होंगे, हमारे को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, पहले आपकी हमारी जो एजेंसी है वो चेक करेगी कि कितना पेस्टिसाइड लेवल है, उसके बाद ही, अब वो इतने दिन में सब्जियां हो चाहे कुछ भी हो वो खराब हो जाते हैं। तो सिमिलरली मीट हो या कुछ भी ऐसे जो एक्सपोर्ट हम करते हैं उनमें परेशानी आ जाती है और इससे हमारा एक्सपोर्ट पूरा टारगेट अचीव नहीं कर पाता। सो वी आर डूइंग दिस एक्सरसाइज बिकॉज डिस्पाइट गुड रिलेशंस विद मेनी कंट्रीज, आवर एक्सपोर्ट टू देम हैवंट ग्रोन commensurately। Resolving the non-tariff barrier is crucial as lower import tariffs sometimes do not benefit the exporters। तो ये बताया गया कि वो बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं एक्सपोर्टर्स ड्यू टू दिस नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात करें तो कोटा लगा देंगे, इतना ही कोटा आप हमारे को एक्सपोर्ट कर सकते हो, टेक्निकल रेगुलेशन लगा देंगे, रजिस्ट्रेशन की लगा देंगे, या फिर कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर देंगे जो कि हमारे एक्सपोर्ट को हर्ट करता है। कंप्लायंस सेफ्टी रिक्वायरमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स दी स्मॉल बिजनेस, तो कोई कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट कर देंगे जिससे हमारा स्मॉल जो बिजनेस एक्सपोर्टर है वो हर्ट होते हैं। गवर्नमेंट टू टेक अप द बैरियर कंसर्न्स विद द रिस्पेक्टिव कंट्रीज, इंडियन चिलीज, टी, राइस, श्रिम्प, मेडिसिन एटसेट्रा, these are जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, these are hurt due to these non-tariff barriers। Moving on to next, these is स्पेशल पावर ओवर द स्टेट जीएसटी ऑफिशियल। हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसके तहत एक एंटिटी के ऊपर रिलेटेड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट के केस को लेके स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और डीजीजीआई तीनों ही उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। स्टेट जीएसटी ऑफिशियल्स ने इन्वेस्टिगेशन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था, बट उसके बाद डीजीजीआई ने क्या किया, उसके जो एंटिटी थी, कंपनी थी, उसके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने लगी, जिसके बाद वो एंटिटी हाई कोर्ट चली गई। कोर्ट से जुडिशरी का रुख किया। कोर्ट जाने के बाद कोर्ट ने ये बोला है कि डीजीजीआई का स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी, स्टेट जीएसटी की अथॉरिटीज, उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं बनता एंड ये जो पूरे केस की फाइल है यू हैंड ओवर दिस टू दी स्टेट जीएसटी ऑफिशियल्स। तो इन्होंने बताया कि डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस का स्टेट जीएसटी के ऊपर कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है।
and the officers of DGGI do not enjoy any special power or privileges in comparison with the officer of the state GST authorities, and directed them to hand over all the documents and related to that investigation to the state GST officials. So this is all for today's economic time analysis. We will be back with our new edition on Monday. Till then, stay with me, stay with Educacious. Jai Hind, Jai Bharat.